हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, लास्ट में हमारा टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम स्टडी कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में काफ़ी सारी बातें की हम लोगों ने। आज बच्चों हम लोग स्टडी करेंगे गॉस थ्योरम को। किसको स्टडी करने वाले हैं हम लोग? गॉस थ्योरम को। ठीक है, क्या है ये गॉस थ्योरम समझते हैं। गॉस थ्योरम, गॉस लॉ भी बोल सकते हैं, गॉस लॉ। ठीक है, क्या है ये गॉस लॉ? ठीक है बच्चों, देखते हैं, इसको स्टडी करेंगे भाई। गॉस लॉ में क्या है बच्चों, पहले इसका स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं। गॉस लॉ का क्या मतलब है बहुत अच्छे से समझना। बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा इसके बारे में, जो भी हिडन बात है वो सारी बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो गॉस लॉ क्या है बेटा? फ्लक्स, फ्लक्स से ही रिलेटेड है बेटा। फ्लक्स एसोसिएटेड विद, फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। बेटा क्लोज्ड सरफेस को हाईलाइट कर दोगे। फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज्ड सरफेस is equal to enclosed charge times 1/epsilon0। बेटा क्या स्टेटमेंट लिखा गया है? ये बोला गया फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज्ड सरफेस, किसी क्लोज्ड सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स इज इक्वल टू एनक्लोज्ड चार्ज टाइम्स 1/epsilon0। मतलब क्या है बच्चों, ये देख लीजिए आप लोग। फ्लक्स की वैल्यू हम लोग लिखेंगे फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। कैसे डिफाइन करते हैं बेटा फ्लक्स को? E डॉट डी एस लिख दो या डी ए लिख दो बेटा। डी एस भी लिख सकते हो, डी ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कल फ्लक्स हम डिफाइन कर रहे थे बेटा, फ्लक्स इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए, याद है? अब क्लोज्ड सरफेस के लिए बेटा यहां पर एक सर्कल बना देते हैं। दिस इज फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज्ड सरफेस। सर्कल का मतलब बेटा क्या है? क्लोज्ड सरफेस से पास हो रहा है फ्लक्स। क्या होगी इसकी वैल्यू? Q नॉट, Q एनक्लोज्ड टाइम्स 1/epsilon0। एनक्लोज चार्ज है ये। तो बेटा ये फ्लक्स की जो वैल्यू आ गई क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना आ जाएगा बच्चों? E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई, ये एनक्लोज्ड चार्ज है बेटा, डिवाइडेड बाई epsilon0। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। सर इसमें कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिएगा ध्यान से बेटा। मान लेते हैं ये सरफेस हो गई, क्लोज सरफेस Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। सही है? ये चार्जेस मैंने आपके सामने शो कर दिए हैं। तो एनक्लोज जो चार्ज है वो कितना आएगा सर? बच्चों आपको दिख रहा है कि सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? अंदर तो कितना अंदर चार्ज है सर? Q एनक्लोज्ड। तो Q एनक्लोज्ड कैसे निकालोगे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये चार्ज एनक्लोज्ड है इसके अंदर, यानी कि हमें एनक्लोज्ड चार्ज में Q4 और Q5 से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि बेटा ये क्लोज सरफेस से बाहर लाई कर रहे हैं, तो इनका कोई लेना देना नहीं है एनक्लोज्ड चार्ज के अंदर। क्लियर? दूसरा नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है सर? ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ध्यान समझना। ई का मतलब क्या है? ई का मतलब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू all the charges which is inside or outside the surface
क्या बोला गया बेटा, ये जो E है, ध्यान समझना बेटा, जो E इस गॉस थ्योरम के अंदर बेटा जो E यूज किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट ds, फ्लक्स डिफाइन करते हैं तो E क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो बेटा ये क्या है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू ऑल द चार्जेस विच इज इनसाइड और आउटसाइड, मतलब सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर, वो सोचते हैं कि यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज हो रहा है वो ड्यू टू ओनली एनक्लोज चार्ज की वजह से, ऐसा नहीं है, सही है। इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस विच इज इनसाइड और आउटसाइड द क्लोज सरफेस, बट एनक्लोज चार्ज एंटायरली डिपेंड्स ऑन चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, ठीक है। बट दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस विच इज इनसाइड और आउटसाइड, दोनों चार्जेस की वजह से, क्लियर। चलिए अब इसके अंदर बच्चों कुछ की पॉइंट्स की बात करूंगा अभी, चलिए कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं सर, ठीक है। तो बच्चों इस गॉस थ्योरम ने हमें यह बताया सिर्फ फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू एनक्लोज चार्ज टाइम्स 1/ε0, यानी ये थ्योरम बेटा इस बात पर डिपेंड नहीं करती है क्लोज सरफेस की ज्योमेट्री क्या है, इसके अंदर चार्ज की लोकेशन क्या है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, तो इसमें क्या लिख देंगे हम लोग की पॉइंट में, फ्लक्स इंडिपेंडेंट ऑफ शेप of closed surface as well as a location of charge inside it, इसके अंदर चार्ज की लोकेशन क्या है इस बात पर भी डिपेंड नहीं करता है फ्लक्स। बहुत सारे की पॉइंट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा बेटा, ध्यान से समझना चीजों को, ठीक है। ओके चलिए अब बच्चों मैं एक कॉन्सेप्ट और लिख रहा हूं, क्या कुछ एक पॉइंट लिख देता हूं यहां पर, क्या बेटा कि सर एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, इफ एनक्लोज चार्ज Q एनक्लोज्ड 0 है, अंदर कोई चार्ज नहीं है सरफेस के अंदर, सही है। इफ Q एनक्लोज 0 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, ध्यान से समझना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, वेरिएबल और कांस्टेंट। इस केस हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा कि कोई भी क्लोज्ड बाउंड्री है, यहां से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है, चाहे वेरिएबल है चाहे कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें से पास होने वाला फ्लक्स क्या आएगा बेटा, टोटल फ्लक्स 0, सही है। क्यों आएगा सर फ्लक्स 0? बच्चों फ्लक्स डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितना एनक्लोज चार्ज है, तो इसके अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं सर, तो जब चार्ज इसके अंदर है नहीं तो फ्लक्स कितना पास होगा, 0। अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो एंटर हो रही है इसमें, तो बेटा जितना एंटर हो रही है जितनी फील्ड लाइंस उतनी आउट भी तो हो रही है, तो एंटरिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाता है, 0, क्लियर। तो कोई भी ज्योमेट्री हो बेटा, किसी भी टाइप की ज्योमेट्री हो, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हो या वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी हो, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट विल बी 0, क्लियर। जितनी फील्ड लाइंस एंटर उतनी फील्ड लाइंस आउट, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 0, नेट फ्लक्स, ये नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर। अच्छा कुछ एक ही पॉइंट यहां लिख देता हूं बेटा, बच्चों ये तो कंफर्म है कि अगर Q एनक्लोज 0 है, Q एनक्लोज 0, देन फाई
जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। बताओ इन दोनों स्टेटमेंट में कहां सच्चाई है और कितनी सच्चाई है? तो क्या लिखें बेटा, अगर एनक्लोज चार्ज जीरो हो गया सर, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो 100% फ्लक्स जीरो होगा। यस, तो दिस इज राइट, ये तो ऐसा ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से जीरो होगा क्या? इसके बारे में आप नहीं कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस की वजह से है। सभी चार्जेस मतलब जो अंदर भी हैं और बाहर भी है। हो सकता है कि अंदर वाले जीरो है बट बाहर वाले चार्ज प्रेजेंट हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा ना वहां पर। इसका मतलब क्या हुआ? इट मे बी। तो क्या लिख दोगे बेटा यहां पर? मे बी। मे बी, समझ गए? मे बी लिखना पड़ेगा कि मे बी जीरो हो सकता है, बट ये बोला जाएगा ये जीरो ही होगा तो ये गलत हो जाएगा। बिकॉज बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से होता है? आउटसाइड चार्ज और इनसाइड चार्ज, दोनों चार्जेस की वजह से। क्लियर है यहां तक? चलिए इसको नोट कर देते हैं। इसके बाद बेटा इसमें जो लिखाया है मैंने की पॉइंट, उसी पे चर्चा करता हूं मैं एक बार और। बच्चों एक छोटी सी चर्चा और करता हूं यहां पर। देखो क्या लिखा है, फ्लक्स इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ क्लोज सरफेस एज वेल एज लोकेशन ऑफ चार्ज। अगर मैं यहीं पर बेटा बात करूं, मान लो ये सरफेस की लोकेशन ऐसी होती, चार्ज होता Q, कितना फ्लक्स पास हो रहा है इसमें से? ये इस तरफ, ये इधर चार्ज होता है इसमें Q। बच्चों ये इस तरफ सिलेंड्रिकल के अंदर रख दी, यहां पर इधर अच्छे से समझना बेटा, मस्त टॉपिक है, स्फीयर के अंदर रख दी चार्ज Q। बेटा ये तीनों ज्योमेट्री हैं, तीन ज्योमेट्री है, एक इस टाइप का, एक इस टाइप का, एक इस टाइप का, ये चार ज्योमेट्री हैं। पूछा है कि टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, तो ऊपर क्या लिखा है बेटा? फ्लक्स इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ क्लोज सरफेस एंड लोकेशन ऑफ चार्ज इनसाइड इट। यानी इस बात पे डिपेंड नहीं करता चार्ज, सर इसकी लोकेशन क्या है, बस कितना एनक्लोज चार्ज है हमें ये देखना है। तो इसमें कितना एनक्लोज चार्ज है? Q Q Q। तो सभी से बेटा पास होने वाला फ्लक्स क्या आ जाएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सारे ज्योमेट्री से कितना फ्लक्स पास होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत अच्छे से समझना भाई, ठीक है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? चलिए इसको कर देते बेटा नोट, और उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पर। ठीक है, क्वेश्चन सिखाऊंगा भाई अब। चलिए बेटा क्वेश्चंस कैसे होते हैं अभी बताऊंगा, ठीक है? लेकिन इसके बेटा क्वेश्चन करने से पहले आपको 11th क्लास का एक छोटा सा टॉपिक याद होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। उसका यूज करने से हमारे जीवन में बहुत आसानी होती है फ्लक्स कैलकुलेट करते टाइम। क्योंकि फ्लक्स कैलकुलेट करते टाइम बेटा जब जहां पे इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है, वहां बायो वाले स्टूडेंट्स तो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। हालांकि मैथ्स वालों के लिए भी एक बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, वो उनके लिए भी आसान, भाई इंटीग्रेशन मानता हूं उन पे आता है, बट एक टाइम तो लगता है, समझ रहे हो? लेकिन हम उन चीजों को बेटा टाइम को मिनिमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। सही है? ये 11th का कंसेप्ट है बेटा सॉलिड एंगल। चलिए उसको मैं यहां एक बार समझा दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। क्या कंसेप्ट होता है देखिएगा ध्यान से बेटा, रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये बहुत ही काम का कंसेप्ट है बेटा, ये फ्लक्स कैलकुलेट करने में हमारी बहुत हेल्प करता है, नहीं तो हम लोग फ्लक्स आसानी से कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कैसे हेल्प करता है देखिएगा ध्यान से बच्चों। पहले तो मैं यहां लिख दे रहा हूं रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल
प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। क्लियर? रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। सही है बच्चों, ये बहुत काम का रिलेशन है। मेरा यहाँ ये पर्पज नहीं इसको मैं डिराइव कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये ऐसा होता है और इसको अप्लाई ऐसे करते हैं। और कंपटीशन में यही बात इंपॉर्टेंट होती है कि हम कैसे अप्लाई कर पाते हैं फ्रीक्वेंटली, कितने फास्ट। तो बच्चों ऐसा समझा दे रहा हूं मैं आपको कि ये मान लो स्फीयर है, क्या? एक स्फीयर, ठीक है। और बेटा स्फीयर का कोई सेक्शन ले लेते हैं हम लोग, ये स्फीयर का ये सेक्शन ले लेते हैं यार, ये सेक्शन ले लिया स्फीयर का, सेंटर ये, ठीक है। ध्यान समझना बच्चों, इस एंगल को बोलते बेटा प्लेन एंगल थीटा। क्या बोलेंगे इसको? प्लेन एंगल थीटा। क्लियर? इस एंगल को। और बेटा ये जो एंगल बन रहा है 3D एंगल, इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल ओमेगा, सॉलिड एंगल ओमेगा। अब बच्चों कैसे डिफाइन किया जाता है सॉलिड एंगल को? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि प्लेन एंगल तो हम आज तक अपने जीवन काल में पढ़ते आए हैं। प्लेन एंगल जो 11th क्लास में आपको रच रच के पढ़ाया गया था, प्लेन एंगल थीटा। कैसे डिफाइन करते बेटा? आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। सॉलिड एंगल कैसे डिफाइन करते हैं सर? ओमेगा, ओमेगा से डिनोट किया जाता है। इसको बेटा ये डिफाइन करते हैं एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। सही है, ऐसे डिफाइन करेंगे। सर एरिया कौन सा? देखो जैसे इसके ऊपर ये एरिया नजर आ रहा है, ये जैसे बेटा ये मुझे सॉलिड एंगल निकालना, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर कितना एरिया है, ये राउंडेड एरिया कितना है। मान लेते हैं एरिया सपोज ए है, तो सॉलिड एंगल कितना आ जाएगा? बट यहां पर फिलहाल ए अपॉन आर स्क्वायर। समझ जाओ यहां तक, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। अब इंपॉर्टेंट चीज ये होती है बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कंप्लीट स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना आएगा? सॉलिड एंगल फॉर कंप्लीट स्फीयर, सॉलिड एंगल फॉर कंप्लीट स्फीयर, कंप्लीट स्फीयर, कंप्लीट स्फीयर के लिए क्या सॉलिड एंगल आएगा? तो बच्चों निकाल दोगे आप। कैसे? सर कंप्लीट स्फीयर का एरिया, चारों तरफ का एरिया कंप्लीट स्फीयर में कितना आएगा बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप बोलोगे एरिया आ गया 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई, यानी 4 पाई सॉलिड एंगल आएगा फॉर द कंप्लीट स्फीयर, कंप्लीट स्फीयर। क्लियर? कंप्लीट स्फीयर समझ रहे हो? कंप्लीट स्फीयर के लिए 4 पाई। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है बच्चों? इन दोनों में रिलेशन होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आप ये रिलेशन याद रख पाओगे तो जीवन में बहुत तरक्की कर पाओगे। अरे क्या बात है सर, एक ही इस हाँ बिल्कुल बेटा, इससे हम फ्लक्स में बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है इससे। इसको अगर हम लोग याद रख पाए, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल, बेटा ये क्या है? सॉलिड एंगल, और दिस इज द प्लेन एंगल। ये क्या है? प्लेन एंगल। ओके, और ये क्या है बच्चों? सॉलिड एंगल। क्लियर? ये अब इससे हेल्प कैसे मिलती है वो मैं अभी बताता हूं, ठीक है। हेल्प कैसे मिलती है बताता हूं अभी, चलिए देखते हैं। हेल्प ऐसे मिलती है बेटा, जैसे मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, ठीक है। क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। चलिए एग्जाम्पल ये है बेटा, जैसे हमें पूछा जाए कि सर ये एक चार्ज है Q बच्चों, इसके सामने मान लेते हैं, इजी क्वेश्चन लो थोड़ा टफ लो। चलिए पहले मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें आप लोग आसानी से ऑब्जर्व कर सकें चीजों को। बेटा प्लस Q चार्ज मैंने यहां पर एनक्लोज कर दिया इस स्फीयर के अंदर। कितना चार्ज है ये? प्लस Q, ठीक है।
और आपसे ये पूछा है कि भाई इतने एरिया से पास होने वाला फ्लक्स बताओ, इस एरिया से पास होने वाला फ्लक्स बताओ। तो आपको ये तो नजर आ रहा है बेटा, यहां से जब इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है तो सर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी बाहर, तो इस एरिया से कुछ बाहर आएगा फ्लक्स, यस आएगा सर फ्लक्स बाहर। अब वही फ्लक्स आपसे पूछा है कि इस पर्टिकुलर एरिया से पास होने वाला फ्लक्स बताओ, और इस केस में आपको ये एंगल दिया है, ये वाला एंगल 60 डिग्री। क्या एंगल दिया बेटा? 60 डिग्री। वहां नहीं दिख रहा है तो मैं यहां बना देता हूं। ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये इस तरफ और ये इधर, ये, और ये एंगल दिया बेटा हमें 60 डिग्री। हमसे पूछा है बच्चों के यहां से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करो, कितनी फील्ड लाइंस यहां से बाहर आ रही हैं, कितना फ्लक्स आउट हो रहा है। बहुत ही शानदार और जबरदस्त कंसेप्ट है बेटा, सॉलिड एंगल की हेल्प से निकालेंगे। सुनना ध्यान से, समझना चीजों को। अच्छा बेटा इतना तो समझते हो कि इस कंप्लीट ज्योमेट्री से, कंप्लीट स्फीयर से कितना फ्लक्स पास होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। भाई कंप्लीट स्फीयर से कितना पास होना है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, और कंप्लीट स्फीयर के लिए बेटा सॉलिड एंगल कितना है? 4 पाई। तो मैं क्या करूंगा अपने दिमाग में बेटा, कंप्लीट स्फीयर को ऐसे समझ लूंगा कि यार कंप्लीट स्फीयर है तो इसके लिए सॉलिड एंगल कितना है? 4 पाई है। समझ गए? तो हम ऐसा देखो, बिल्कुल एक छोटा तरीका बताऊं, बिल्कुल जीरो तरीका। क्या कि सर सॉलिड एंगल अगर 4 पाई होता तो फ्लक्स कितना पास होता? Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना ही पास होता। भाई 4 पाई सॉलिड एंगल किसके लिए वो होता है बेटा? कंप्लीट स्फीयर के लिए। इसको आप ये भी बोल सकते हो कि कंप्लीट ज्योमेट्री के लिए, जो क्लोज्ड सरफेस है ना, कोई क्लोज्ड सरफेस है उसके लिए सॉलिड एंगल कितना आएगा? 4 पाई। तो 4 पाई सॉलिड एंगल है बेटा, मतलब कंप्लीट ज्योमेट्री है, तो कितना फ्लक्स पास होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर यूनिट सॉलिड एंगल है तो क्या आएगा? Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा 4 पाई से डिवाइड कर देंगे। यूनिट सॉलिड एंगल के लिए सर कोई पर्टिकुलर सॉलिड एंगल हो तो कितना फ्लक्स पास होगा? Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय दैट पर्टिकुलर एंगल। तो ये फ्लक्स पास हो जाएगा बच्चों किसी पर्टिकुलर सॉलिड एंगल से, ये फ्लक्स पास हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम बताएं सर यहां से कितना फ्लक्स पास होगा। अब आपको बेटा ये जो सब्जी मंडी वाला जो हिसाब है ना, वो बार बार नहीं करना है, आपको बस इतना याद रखना है सर Q एनक्लोज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सॉलिड एंगल, तो ये फ्लक्स आ जाएगा। चलिए तो यहां पर सर सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या आएगी? तो बच्चों सॉलिड एंगल निकाल दो यहां पर। तो फाई का वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में कितना आ जाएगा? फाई इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड, कंप्लीट के अंदर कितना चार्ज है सर? Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ओमेगा, ओमेगा कितना आएगा इसके लिए? ओमेगा आएगा बेटा इसके लिए 2 पाई 1 माइनस कॉस 60 डिग्री। समझ गए? कितना आएगा बेटा? कॉस 60 डिग्री। देखो हाफ एंगल लेना होता है हमें, ये जितना भी एरिया है बेटा वो हाफ एंगल कितना, ये जो हाफ एंगल वो कितना? दैट इज थीटा। यहाँ पे जो यूज हो रहा है दिस इज थीटा, हाफ एंगल। तो हाफ एंगल कितना बेटा? यहाँ पे 60 डिग्री यूज कर दिया। अब cos 60 क्या आएगा बेटा? 1/2। तो क्या कर दोगे? पाई ने पाई को बहुत मारा बेटा, 2 ने 2 को मारा, कितना आ गया? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/2, और 1/2 कितना आएगा? 1/2 Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स हो गया। ठीक है, फाई की वैल्यू आ गई, इतना फ्लक्स पास होगा इसमें से। अब इतना टाइम नहीं लगा होगा, अब तो हाथ करोगे फटाफट। Q इनक्लोज डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन इनटू ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा ढूंढना है बेटा। ओमेगा के लिए आपको मैंने यहां पर रिलेशन बता दिया। क्लियर? चलिए इसको कर देते हैं बेटा नोट, फिर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर। अब जो क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम लोग स्पीड में, चलिए कैसे करें सर हम लोग स्पीड में क्वेश्चंस को, बताता हूं अब।
बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पता है ये बहुत ही शानदार, बहुत मजे आते हैं फ्लक्स कैलकुलेट करने में, लेकिन इंटीग्रेशन से नहीं, इस सॉलिड एंगल की हेल्प से अच्छा लगता है कि वो आंसर बिना ज्यादा कोई कैलकुलेशन किए आ जाता है यार। ठीक है, चलिए देखिएगा। क्वेश्चन लेता हूं बेटा, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन। बच्चों एक डिस्क रखी थी ऐसे, ये रेडियस r, इसके सेंटर से डिस्टेंस d इज इक्वल टू √3r पर एक चार्ज रखा q प्लस q चार्ज। हमसे पूछा है कि डिस्क से कितना फ्लक्स पास होगा। सही है। अब एक तो तरीका बेटा इंटीग्रेशन से कि भाई इसमें से पहले रिंग कंसीडर करो, फिर उस रिंग को इंटीग्रेट करो, तब जाके फ्लक्स निकलेगा। और एक तरीका बेटा विद द हेल्प ऑफ सॉलिड एंगल। तो क्या पूछा आपसे, फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम, जैसे यहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है बेटा, यहां पर ये देख रहा है कि कितना फ्लक्स इसमें से बाहर आएगा। ठीक है, कितना फ्लक्स बाहर आएगा ये देख रहा है, फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम द डिस्क, कितना फ्लक्स पास बाहर आएगा। तो क्या करेंगे भाई, इसके लिए ये बताना चाह रहे हैं, फ्लक्स की वैल्यू बताना चाह रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, फ्लक्स की वैल्यू पूछने आए थे। क्या करो बेटा, सॉल्व कर दे भाई। अब क्या करेंगे बच्चों, कैसे निकालोगे बेटा, ये हो गई सर डिस्क, रेडियस है इसकी r, चार्ज रखा है यहां पर। क्या कर लो बेटा, इसको ऐसे मिला लूं यहां से, ये हो गया। ये एंगल कितना आएगा, हाफ एंगल निकाल दूं बेटा यहां से। ये √3r है, ये r है। ठीक है, अब बच्चों कितना टोटल चार्ज कितना है यहाँ पर, q। अब कैसे फ्लक्स निकालो, अभी मैंने समझाया आपको। फ्लक्स की वैल्यू कैसे लिखोगे, टोटल एनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाई 4πε0 इनटू, यहां पर कितना आ जाएगा बेटा, ओमेगा, ये सॉलिड एंगल कितना आ जाएगा, 2π1 माइनस cos थीटा, cos थीटा। सही है, cos थीटा की वैल्यू, पाई ने पाई को मार दिया, 2 टाइम्स कैंसिल, q डिवाइडेड बाई 2ε0 1 माइनस cos थीटा कितना आएगा बेटा, तो थीटा निकाल दो बेटा, यहां 10 लगा दो भले, tan थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, r अपॉन √3r। और ये r मार दिया इसको, तो ये 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है बेटा, tan 30 की। तो थीटा कितना आ गया बच्चों, 30 डिग्री। तो cos 30 कितना होता है, √3/2। ये आंसर आ गया, इतना फ्लक्स पास हो जाएगा। समझ लो, इजी क्वेश्चन है यार। ठीक है, इमर्जिंग आउट, देखो आप समझ गए बेटा, यहां से ये फ्लक्स आउट होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगे यहां से इस तरफ। ठीक है, ये बोलेगा ये फ्लक्स यहां से इमर्ज आउट, ये जो ऑब्जर्वर बेटा यहां खड़ा है, ये क्या बोलेगा, यहां से फ्लक्स निकल के आ रहा है इधर। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लेते हैं इसी पर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लेते हैं भाई, सर डिस्क यही है इस तरीके से यहां। ठीक है, ये डिस्क है, यहां पर चार्ज रखा प्लस q, यहां d इज इक्वल टू √3r डिस्टेंस पर, इधर r/√3 डिस्टेंस पर चार्ज है प्लस q। सही है, प्लस q। अब क्या होगा, या ऐसा मान लेते बेटा -q चार्ज है, -q चार्ज, और ये प्लस q चार्ज, और ऑब्जर्वर है बेटा इधर, यहां खड़ा हुआ ऑब्जर्वर। ठीक है, क्या होगा बेटा, ये ऑब्जर्वर देख रहा है कि सर इसमें से डिस्क में से कितना फ्लक्स पास होगा, कैसे फाइंड करोगे। समझ रहे हो बेटा, कैसे फाइंड करेंगे बताओ, आसान है बच्चों। क्या करोगे, इसकी वजह से फील्ड लाइंस तो ऐसे जाएंगी सर, इसकी वजह से फील्ड लाइंस इधर, यानी कि ये फ्लक्स यहां से इस तरफ, इधर 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 इधर, ये बात तय है। अभी नेगेटिव चार्ज है बेटा, अब नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस इसके लिए कैसे आएंगी, नेगेटिव चार्ज के लिए बच्चों ऐसे आएंगी फील्ड लाइंस। तो इसके लिए भी जो फील्ड लाइंस है बच्चों इधर इधर, समझ रहे हो, समझ रहे हो बेटा, इधर
तो इस नेगेटिव की वजह से भी तो फ्लक्स इधर ही जा रहा है, इधर ही जा रहा है नेगेटिव की वजह से भी, यानी कि दोनों का फ्लक्स ऐड हो रहा है कि कितना राइट में कितना फ्लक्स निकल रहा है बेटा यहां से। तो कैसे लिखोगे फ्लक्स की वैल्यू कि सर इसकी वजह से निकलने वाला फ्लक्स कितना था, इसमें से आउट होने वाला फ्लक्स कितना बेटा, ये अभी कैलकुलेट किया हमने कि ना Q/2 1 माइनस √3/2, यहां पर इसकी वजह से कितना आएगा बेटा Q/2 1 माइनस एंगल, बेटा ये R/√3 है तो एंगल कितना आएगा, ये हाफ एंगल निकालोगे यहां से। तो हाफ एंगल कैसे निकालोगे बच्चों, ये बता दे रहा हूं मैं ज्योमेट्री से। क्या दिखाई देगा आपको, ये बेटा रेडियस R और ये R/√3 और एंगल सपोज थीटा, तो tan थीटा लिखोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, R/√3, √3 चला जाएगा ऊपर, 10 में √3 की इसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की, तो cos 60 कितना आएगा बेटा 1/2। दिस इज अ टोटल फ्लक्स। अब बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है, सर माइनस साइन यहां पर कंसीडर नहीं किया गया। बेटा ये फ्लक्स जो है हमें देख लिया कि हमने भाई जो फ्लक्स इमर्जिंग आउट, टोटल इमर्जिंग आउट फ्लक्स कितना है, तो दोनों को क्या कर लिया बेटा, इसकी वजह से फील्ड लाइंस इधर जा रही है, इस नेगेटिव वजह से फील्ड लाइंस इधर आ रही है, तो टोटल फ्लक्स को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। समझ गए बेटा, दोनों फ्लक्स को हमने क्या कर दिया, यहां पर ऐड कर दिया। समझ रहे हो। चलिए एक क्वेश्चन और बेटा, हमसे ये पूछा जाए इस तरीके की क्लोज बाउंड्री है इधर, ठीक है ये, और बेटा यहां पर ये इस तरफ चार्ज Q, रेडियस R और बेटा डिस्टेंस √3R, इसको मिला दें यहां से। बच्चों ये जो वैल्यू है ये R/√3, तो आप समझ गए होंगे एंगल कितना आएगा बेटा, अभी हम निकाल चुके हैं 30 डिग्री आएगा, और ये कितना आएगा बच्चों, ये 30 डिग्री और ये कितना आएगा 60 डिग्री। ये क्लोज बाउंड्री, ये भी क्लोज और ये भी क्लोज्ड। हमसे पूछा बेटा जो राउंडेड पार्ट है, कर्व्ड पोर्शन है, वहां से कितना फ्लक्स पास होगा। सही है, फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड पोर्शन, कितना फ्लक्स पास होगा। तो आप क्या करोगे बेटा, क्या करोगे बताओ इसमें, सर इसमें से पास होने वाला फ्लक्स जो भी है, ये फ्लक्स, कुछ फ्लक्स यहां से भी पास हो रहा होगा बेटा, यहां से इधर, ठीक है ऐसे, और कुछ फ्लक्स इधर जा रहा है। टोटल फ्लक्स कितना पास होगा बताओ, टोटल फ्लक्स कितना पास होगा इस कंप्लीट ज्योमेट्री से बेटा, इस टोटल ज्योमेट्री से, मतलब इधर इधर और इधर फील्ड लाइंस भी निकलेंगी भाई, इधर यहां भी फील्ड लाइंस निकलेंगी, तो टोटल फ्लक्स कितना पास होगा सर, तो टोटल फ्लक्स के लिए क्या करोगे, इसके अंदर कंप्लीट चार्ज एनक्लोज कितना बेटा Q, तो टोटल फ्लक्स Q/ε0। अब हमें सर राउंडेड पोर्शन से पूछा फ्लक्स, तो क्या कर दो बेटा, ये फ्लक्स और ये फ्लक्स हटा दो, तो सपोज ये φ1 और ये फ्लक्स φ2, बेटा क्या कर दें यहां से -φ1 + φ2, कैलकुलेट कर दोगे, ये ऊपर कैलकुलेट कर रखा मैंने अभी, ठीक है, ये आ जाए कर्व्ड पोर्शन से पास होने वाला फ्लक्स। बोलो क्लियर है यहां तक। चलिए नोट कर देते हैं इसको बेटा। अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अब मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस ले रहा हूं। सिंपल क्वेश्चन लेते हैं कुछ, ठीक है, कुछ इजी क्वेश्चंस भी लेते हैं, ये भी इजी है बेटा, कोई टफ नहीं है ये, हटा दें इनको यार आप। बस आप तो सॉलिड एंगल देख लो भाई, ये ज्योमेट्री कितना सॉलिड एंगल बना रही है।
चलिए बात करते हैं बेटा और कुछ स्मॉल क्वेश्चंस की, ठीक है, कुछ स्मॉल क्वेश्चंस भी ले लेते हैं भाई हम लोग, बिल्कुल इजी हो, ठीक है। चलिए बेटा एक क्वेश्चन इस तरीके से, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लेता हूं मैं यहां पर। ऐसे एक हेमिस्फीयर है और इसके सेंटर पे चार्ज रखा है Q। कहां रखा हुआ है चार्ज? इसके सेंटर पर, ठीक है। ये इस हेमिस्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स पूछा है, कितना फ्लक्स पास होगा यहां से बेटा हेमिस्फीयर से, यहां से पास होने वाला फ्लक्स पूछा गया है हमसे, ठीक है। फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर। बेटा आसान है निकालना, तो कैसे निकालोगे सर? बच्चों ये आसान है बेटा, जैसे ये हेमिस्फीयर है, ये इस तरीके से बेटा ये हेमिस्फीयर हो गया और चार्ज रखा है Q यहां पर। तो आप सोचो बेटा कि अगर ये क्लोज्ड होता सर, क्लोज्ड, यहां से अगर ये क्लोज्ड होता तो कितना फ्लक्स पास होता बेटा? क्लोज होता सर तो कितना फ्लक्स पास होता टोटल से? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सर आधी फील्ड लाइंस तो गायब हो रही होंगी, तो फ्लक्स कितना पास हो जाए बेटा यहां से? आधा चार्ज। ऐसा समझ लो कि आधा कंट्रीब्यूशन, आधे चार्ज की वजह से फ्लक्स पास होगा, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स पास होगा। सही है, आधा मतलब ऐसा समझ लो बेटा कि हाफ कंट्रीब्यूशन इस हेमिस्फीयर में इंक्लूड हो रहा है और आधी फील्ड लाइंस गायब हो रही है, ठीक है। अब बच्चों जैसे कुछ एग्जाम्पल लेता हूं बेटा मैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल, जैसे सॉलिड स्टेट में पढ़े होंगे आप लोगों ने कि अगर चार्ज बच्चों इसके कहां पर रखा होगा, क्यूब ले लेते हैं, सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं आप लोग, बॉडी सेंट्रल, फेस सेंट्रल, सही है। ये चार्ज रख दिया मैंने सेंटर पर, तो यहां से कितना फ्लक्स पास होगा बेटा इस कंप्लीट ज्योमेट्री से? तो इस कंप्लीट क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना आ जाएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सर किसी एक फेस से कितना आएगा? एक फेस से, इसकी एक फेस ले लें, एक फेस मतलब ये मान लो ये फेस ले ली, तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा? Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यों ऐसा हो गया सर? बच्चों ये जो टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स Q बेटा, टोटल फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, वो कहां से पास हो रहा होगा? इस फ्लक्स इस सरफेस से भी निकल रहा होगा, इस सरफेस से भी निकल रहा होगा, अंदर वाले सरफेस से, इधर से, इधर से, इधर से। तो एक सरफेस से कितना पास हो रहा होगा बेटा? टोटल से इतना पास हो रहा, तो एक सरफेस से कितना आएगा इसका? 1/6 टाइम्स। क्यों कि सर यहाँ पे 6 सरफेस है। कैसे? एक इस साइड, 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 एक साइड, 6 सरफेस है, तो 6 सरफेस से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा टोटल फ्लक्स। तो कितना आएगा बेटा? Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट वन फेस से, ओके। जब ये कहां रखा है? सेंटर पर, ठीक है। अब हम बात करें सर यहां पर ऐसी सिचुएशन से, डायरेक्ट रिलेशन आपको बेटा याद रखने हैं अब ये कि सर अगर हम लोगों ने ये जो चार्ज है इसको क्यूब के कहां पर रख दिया? फेस सेंट्रल, यहां रख दिया फेस पर। अब आपको पता है क्या होगा, कितना फ्लक्स पास होगा इस क्यूब से? तो आप बोलोगे सर इस क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना आएगा? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हाफ क्यों? देखो ये अभी मैंने आपको बताया कि हेमिस्फीयर था बेटा, चार्ज यहां रखा था, तो ये कवर्ड होता तो कंप्लीट फ्लक्स पास होता। इसका मतलब ऐसा सोच सकते हो बेटा कि इस Q का आधा कंट्रीब्यूशन इसमें, तो ऐसे यहां पर बेटा ये चार्ज फेस पे रखा गया था, तो फेस में से इस Q में से आधा कंट्रीब्यूशन तो अंदर होगा और आधा बाहर होगा। जैसे सॉलिड स्टेट में पढ़ते हो आप लोग बेटा, फेस सेंट्रल जो क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ते हो, समझ रहे हो? तो फेस सेंट्रल तो आधा कंट्रीब्यूशन होगा सर अंदर, ठीक है। अगर मैं यहां लिख दूं इफ चार्ज, अब मैं आगे डायग्राम नहीं बना रहा, इफ चार्ज इज सिचुएटेड एट साइड ऑफ क्यूब,
इस क्यूब की साइड पे रख दूं तो क्या होगा सर? अब साइड पे रखने से बेटा कितना कंट्रीब्यूशन आएगा इसके अंदर? सॉलिड स्टेट में पढ़ाओ तो Q/4 आता है, तो कितना फ्लक्स पास हो जाएगा बच्चों? Q/4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। साइड पे रख देंगे तो, समझ रहे हो? सेकेंड, इफ चार्ज इज सिचुएटेड एट कॉर्नर पॉइंट, इस केस में फ्लक्स कितना पास होगा? कॉर्नर पर रखने से सर, कॉर्नर पर रखने से कितना कंट्रीब्यूशन आता है? 1/8 का, तो हम लोग क्या लिख देंगे बेटा? Q/8 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना कंट्रीब्यूशन आता है? Q/8 का। कहां रखने पर बेटा? कॉर्नर पर रखने से, ठीक है, समझ रहे हो? ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये तो हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, तो याद रखने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। ये बॉडी सेंटर बोलते हैं इसको, कंप्लीट चार्ज अंदर रखा है Q/ε0, एक फेज से इतना पास हो जाएगा। यहाँ पर बेटा सरफेस पर रखा है तो आधा कंट्रीब्यूशन क्यूब के अंदर होगा, आधा बाहर होगा, तो Q/2 की वजह से फ्लक्स आ गया। सिचुएटेड साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब में 1/4 और कॉर्नर वाले पॉइंट में Q/8। क्लियर? जैसे बेटा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई एक इस तरीके का क्यूब है बेटा, ये हो गया क्यूब बच्चों, ये इस तरीके से क्यूब बना लेते हैं और यहाँ पर एक चार्ज इसके अंदर है, Q चार्ज यहाँ रखा है और एक चार्ज Q यहाँ रखा है, सही है। तो हमसे पूछा है कि भाई इस कंप्लीट क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, तो क्या बोलोगे आप लोग? इस कंप्लीट क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा बेटा? तो क्या बताओगे? ये तो कंप्लीट अंदर इनक्लोज्ड है, तो सर Q/ε0 तो इसकी वजह से हो जाएगा, प्लस इसका ये फेस सेंट्रल तो आधा पार्ट अंदर, तो बेटा Q/2 डिवाइडेड बाई ε0, ठीक है। ये फ्लक्स पास हो जाएगा इस क्यूब से, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, समझ लो बच्चों। अब इसी में बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जा सकते हैं। एक चार्ज अंदर है सर, एक कॉर्नर पर रख दूं तो क्या होगा? पता ही है कॉर्नर पर रखने से क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है भाई। चलिए अब बच्चों एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूं बेटा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन और करा रहा हूं बेटा एक। चलिए बेटा ऐसा समझ लो, एक सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं मैं यहां पर। एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट, ये यहां रखा हुआ चार्ज Q प्लस Q चार्ज है। ये पूछा है इस स्क्वायर प्लेट से कितना फ्लक्स पास होगा, तो बेटा आप सोचो कि इस एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो इसको ऐसा इमेजिन कर लो दिमाग में कि सर इसका क्यू को क्लोज करने के लिए, चारों तरफ से कवर्ड करने के लिए हमें कितनी सरफेस ऐसी रखनी पड़ेंगी, ऐसी कितनी सरफेस रिक्वायर्ड होंगी इसको कवर्ड करने के लिए चार्ज को। तो आप समझ रहे हो बेटा, ये क्यूब के अंदर मतलब एक सरफेस ऐसी होगी, एक इसके ऊपर लगा दें, एक इधर लगा दें, एक इधर लगा दें, एक इधर लगा दें, एक इधर, मतलब एक क्यूब बना दें, तब ये कवर होगा। इसका मतलब एक फेस से कितना पास हो रहा होगा बेटा? क्यूब बनेगा तो 6 सरफेस आएंगी, तो एक सरफेस से कितना पास हो जाए बेटा फ्लक्स? तो यहां से पास होने वाला फ्लक्स कितना आएगा? Q/6 ε0, एक सरफेस से। इजी है बेटा, ठीक है। अब इसी में मैं एक क्वेश्चन मॉडिफाई करके यहां लिख रहा हूं बेटा, कैसे? मान लेते हैं स्क्वायर फ्रेम है, ऐसे स्क्वायर फ्रेम, यहां पे चार्ज है बेटा Q और यहां इसके इस साइड चार्ज है -Q, सही है। कितना फ्लक्स पास होगा यहां से? तो आप क्या बोलो, लो वैल्यू चेंज कर देते हैं, थोड़ा दिखाई देता रहे अच्छे से। कितना फ्लक्स पास होगा बेटा इसमें से? तो आप बोलोगे सर ये तो अभी क्वेश्चन कराया था हमने, ऐसा किया था कि यहां से जाने वाला फ्लक्स तो इधर जाएगा, समझ रहे हो, और नेगेटिव की वजह से बेटा इधर आएगा, तो दोनों की वजह से फ्लक्स क्या हो रहा है बेटा? ऐड हो रहा है। तो क्या लिख दोगे बेटा? एक फेस से ये टोटल चार्ज तो निकलो बेटा, टोटल चार्ज की वजह से तो फ्लक्स पास होगा नहीं इसमें से। अरे अभी तो बताया यार, एक फेस में से कितना कंट्रीब्यूशन होता है? Q/6। तो बच्चों कितना पास होगा? 2Q/6 ε0 प्लस Q/ε0/6। अरे 6 भी तो करना पड़ेगा, ये आ जाएगा फ्लक्स। 6 क्यों करना पड़ा सर? बेटा एक फेस है ना,
इसको अगर 2q को कवर करना तो इसके इधर भी चारों तरफ सरफेसेस बनाने पड़ेंगे ऐसे, तो इतना फ्लक्स पास हो जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? चलिए बेटा इसको नोट कर देते हैं अब हम लोग, ठीक है। अब बच्चों हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशंस की। गॉस थ्योरम के क्या करें बेटा, अब हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ये तो मैंने बेटा फ्लक्स के बारे में कुछ आइडियाज दिए हैं आप लोगों को, फ्लक्स के बारे में, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा हम लोग इसके एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। लेकिन बेटा एप्लीकेशंस पे आने से पहले हमें एक चार्ज के चारों तरफ एक इमेजिनरी सरफेस बनाना पड़ता है, उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। सर ये गॉसियन सरफेस क्या होता है बेटा? गॉसियन सरफेस का मतलब है एनी इमेजिनरी सरफेस विच एनक्लोज द चार्ज सिमेट्रिकली। समझ लो, कोई भी सरफेस जो चार्ज को सिमेट्रिकली कवर्ड करती है चारों तरफ से, क्या बोलते हैं उसको? गॉसियन सरफेस, ठीक है। चलिए तो बच्चों एक छोटा सा टर्म एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पर आने से पहले समझ लो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पर आने से पहले हम बात करते हैं बेटा स्मॉल टर्म की। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पर आने से पहले तो ये हमारा टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बोल सकते हो, गॉस लॉ बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन बेटा यहां आने से पहले पढ़ना पड़ेगा मैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है सर? ये गॉसियन सरफेस, ठीक है बेटा। गॉसियन सरफेस को हम ऐसा बोल सकते हैं बच्चों कि कोई भी एनी इमेजिनरी सरफेस विच कवर द चार्ज सिमेट्रिकली। समझ रहे हो? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? एनी इमेजिनरी सरफेस which enclose the charge, which enclose the charge or charge distribution symmetrically सही है बेटा। एनी इमेजिनरी सरफेस, इमेजिन करना है केवल, ठीक है, विच एनक्लोज अ चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकली। ऐसे सरफेस को हम क्या बोले बेटा? गॉसियन सरफेस, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया देता हूं बेटा, अगर ये पॉइंट चार्ज होगा बेटा, पॉइंट चार्ज, अब पॉइंट चार्ज को मैं चारों तरफ से सिमेट्रिकली कवर करना है तो क्या बनाना पड़ेगा इसके लिए? स्फीयर। तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या बन जाएगा बेटा? ये पॉइंट चार्ज हो गया सर, पॉइंट चार्ज के लिए क्या बनाओगे? स्फीयर। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं बेटा, फॉर पॉइंट चार्ज गॉसियन सरफेस कैसा हो जाए बेटा? गॉसियन सरफेस कैसा हो जाएगा? स्फेरिकल पॉइंट चार्ज के लिए। फॉर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्फेयर। अरे बेटा स्फीयर पे चार्ज फैला हुआ है, यहां भी गॉसियन सरफेस कैसा आएगा बेटा? गॉसियन सरफेस कैसा आएगा? स्फेरिकल। कैसा आएगा बेटा? स्फेरिकल।
सर लीनियर चार्ज होता, लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, समझ रहे हो? अरे बेटा जैसे यहाँ पॉइंट चार्ज बनाओ, पॉइंट चार्ज को चारों तरफ से स्फीयर कवर करेगा, लीनियर चार्ज है तो इसको चारों तरफ से कौन कवर करेगा बेटा? सिलेंड्रिकल, ठीक है। अच्छा, चार्ज शीट, चार्ज शीट, ये डेरिवेशंस आएंगे, करेंगे हम लोग इनको। यहां पर जो गॉसियन सरफेस आएगा बेटा वो सिलेंड्रिकल आएगा या क्यूबॉइड? क्या आएगा? सिलेंड्रिकल या फिर क्यूबॉइड, ठीक है। तो ये बेटा मैंने आपको आइडिया दिया है किसके बारे में? गॉसियन सरफेस के बारे में, ठीक है। अब लेते हैं हम लोग इसका फर्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब आपको याद है पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? आर डिस्टेंस पे KQ/R, बट हम लोग गॉस थ्योरम की हेल्प से निकाल रहे हैं तो बता देता हूं यार। तो क्या लिख दें बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे? तो बेटा कैसे फाइंड की जाती है? सुनो ध्यान से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये हो गया चार्ज Q, यहां से R डिस्टेंस पर सर पूछा हमसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। अब आपको पता है कि सर पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस कैसा आएगा बेटा? स्फेरिकल। कैसा आएगा? स्फेरिकल। मान लो R डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दिस इज R डिस्टेंस, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब बेटा यहां पर अगर मैं एरिया वेक्टर लूं, स्मॉल एरिया वेक्टर, तो कैसा आएगा बेटा एरिया वेक्टर? आउटसाइड, DA वेक्टर, DA वेक्टर, DS वेक्टर एज्यूम कर लो। और इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? अवे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ आएगा। अरे बेटा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है और नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज सर तो अवे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, DA वेक्टर भी इधर, तो एंगल कितना आएगा इनके बीच में? दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ गया बेटा? 0 डिग्री। कितना एंगल आ गया? 0 डिग्री। अब हम क्या करें सर, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि कितना आएगा, तो बेटा गॉस थ्योरम अप्लाई कर दो। तो गॉस थ्योरम क्या कहते हैं बेटा? क्लोज इंटीग्रेशन फॉर द सरफेस E डॉट ds इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है चार्ज एनक्लोज कितना बच्चों इसके अंदर? टोटल चार्ज Q एनक्लोज है इसके अंदर, ठीक है भाई, टोटल चार्ज कितना बेटा? Q। अब E और इसके बीच में कितना एंगल है बेटा? 0 डिग्री, तो E ds cos 0 Q एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बेटा R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा सर, मैग्नीट्यूड। अरे बेटा डायरेक्शन तो बदलती रहती, तो वेक्टर फॉर्म में तो गड़बड़ हो जाती, यहाँ पे डायरेक्शन इधर, यहाँ पे डायरेक्शन इधर, यहाँ पे डायरेक्शन इधर, लेकिन R डिस्टेंस पर मैग्नीट्यूड कैसा रहना? R डिस्टेंस पर मैग्नीट्यूड तो सेम रहना है, तो मैग्नीट्यूड सेम रहना तो बाहर कर दो E। और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सोचो बेटा ds मतलब चारों तरफ को ds ऐसे, मतलब एरिया, ये ds सारे सरफेस के एरिया एलिमेंट को ऐड कर दो, सारे सरफेस का एरिया आ जाएगा। कितना होता है? 4πr²। तो क्या लिख दो यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4πr² Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। बच्चों ये क्या लिखा है? K, तो क्या वैल्यू आ गई बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की? KQ अपॉन r², जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है बच्चों, चलिए तो बेटा अब इसके जो एप्लीकेशंस है वो मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और ये चैप्टर हमारा एप्लीकेशंस के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 1 सेकंड चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।